हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 के लिए चैप्टर नंबर 5 को अध्ययन करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है दोस्तों साहित्य सिद्धांत। साहित्य सिद्धांत में हम लोग सबसे पहले काव्य लक्षण के बारे में पढ़ेंगे, काव्य हेतु के बारे में पढ़ेंगे, फिर काव्य प्रयोजन और शब्द शक्ति, रस, छंद और अलंकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग इस वीडियो में मेनली काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन के बारे में पढ़ने वाले हैं और बाकी के आगे वाले टॉपिकों को आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग काव्य लक्षण से आरंभ करते हैं। देखिए, काव्य का लक्षण निर्धारित करना काव्य शास्त्र का महत्वपूर्ण प्रयोजन रहा है। ठीक है, मतलब यदि हम लोग को काव्य लक्षण पढ़ना है, ठीक है, तो काव्य शास्त्र में सबसे पहले हम लोगों को काव्य लक्षण को निर्धारित करना होगा। काव्य लक्षण के द्वारा वाङ्मय के अन्य प्रकारों से काव्य का भेद दर्शाया जाता है। ठीक है, कोई पद्य या गद्य काव्य है या नहीं है, इसको जो है वो काव्य लक्षण के द्वारा दर्शाया जाता है। काव्य के दायरे में क्या आते हैं और क्या नहीं आते हैं, काव्य लक्षण पर संस्कृत आचार्य भरत मुनि से लेकर रीतिकालीन कवियों एवं आधुनिक कवियों ने अपना मत अभिव्यक्त किया है। ठीक है, देखिए, संस्कृत आचार्य द्वारा दिए गए काव्य के लक्षण यहाँ पास है कि सर्वप्रथम काव्य लक्षण की परिभाषा हम लोग जानेंगे। देखिए, भरत मुनि ने बोला है काव्य लक्षण के परिभाषा में, लेकिन वह दृश्य काव्य से संबंधित है। उनके अनुसार अर्थ क्रियोत्तम काव्यम, अर्थात अर्थ और क्रिया से युक्त काव्य होता है। माने अर्थ और क्रिया से अभिनय क्या होता है, युक्त जो होता है वो काव्य होता है। वास्तविक रूप से काव्य लक्षण की परिभाषा ब्राह्मा ने दिया। उनके अनुसार शब्दार्थो सहितो काव्यम गदम पदम च तद विद्या, अर्थात शब्द और अर्थ के सहभाव को काव्य कहते हैं। शब्द और अर्थ के सहभाव को क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। संस्कृत में काव्य लक्षण आचार्यों ने मुख्यतः 3 आधारों पर किया है। ठीक है, एक तो शब्द और अर्थ के आधार पर, और एक शब्द के आधार पर, और एक रस और ध्वनि के आधार पर। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रसिद्ध पंक्तियाँ या उनका सूत्र या कथन को जानेंगे कि काव्य के बारे में किन्होंने क्या बोला है। देखिए, शब्दार्थों सहित काव्यम, ये भामह बोले हैं। तद्दो सौ शब्दार्थो सगुणांग वलन्न कृति पुनः क्वापि, ये मम्मट बोले हैं। वाक्य रसात्मक काव्यम विश्वनाथ। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम पंडित राज जगन्नाथ। रीतिरात्मा काव्यस्य वामन। ननु सदा शब्दार्थो काव्यम रुद्रट बोले हैं। वक्रोति काव्य जीवितम कुंतक। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृति। भूषण बिनु न विराजई कविता वनित मित, ये आचार्य केशव दास बोले हैं। कोमल शब्द निबंत सुवृत्त अलंकारमय मोहन चित। काव्य सुपद्धति शोभा महे इनके बाहु पास कवि गहे, केशव दास जी बोले हैं। चलिए आगे है इसके बाद कि संगुलांकर सहित दोष रहित जो होई। शब्द अर्थ तीको कवित का विबुध सब कोई, ये चिंतामणि। आगे है कि बत कहाऊ रसमय जू है। कवित कहावे सोय चिंतामणि। जागते अर्धभुक लोकोत्तर चमत्कार यह लक्षण कै करियो, ये कुलपति मिश्र दिए हैं। जगत अद्भुत सुख सदन सबक अर्थ कवित। वह लक्ष्मण मैंने कियो समूझी ग्रंथ बहुचित, कुलपति मिश्र बोले हैं। ये रस रहस्य है इनका। ठीक है, आगे है शब्द जीव तिहि अर्थन मन रसमत सुसज शरीर।
और चलत वैजय जुद छंद गति अलंकार गंभीर, ये देव बोले हैं, काव्य रसायन है इनका। व्यंग जीव कही कवित को हृदय सुधुनि पहचानी, शब्द अर्थ कहीं देह पुनि भूषण भूषण जानी, ये प्रताप शाही दिए हैं काव्य विलास में। ठीक है, आगे है इसके बाद कि शब्द अर्थ संगम सहित भरे चमकृत्य भाया, जगत अद्भुतमय अद्भुत ही सुखदा काव्य बनाए, ये ज्ञाल दिए हैं। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये कौन बोले हैं? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी बोले हैं कि अंतःकरण की वृत्तियों का जो चित्र का नाम है वो क्या है? कविता है। अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है, अतः कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति हुई। कौन बोले हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन बोले हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सत्वेद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है। क्या है? विधान काव्य है। आचार्य शुक्ल। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधा करती आई है उसे कविता कहते हैं। आचार्य शुक्ल दिए हैं। जगत का नाना वस्तुओं व्यापारों का एक रूप में रखना कि वे हमारे भाव चक्र के भीतर आ जाएं, यह काव्य का लक्षण होता है। आचार्य शुक्ल। आगे है कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पाद अभिव्यक्ति है। बाबू गुलाब राय। काव्य जीवन प्रकृति का अंतर्दर्शन है, उसकी अनुभूति है। यह अनुभूति कोई भावुकताजन्य स्फूर्ति नहीं, न कोई आध्यात्मिक कल्पना है, बल्कि अखंड मानव जीत के व्यक्तित्व की अनुभूति है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु। काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः भावुक श्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से है जो किसी युग के भावात्मक जीवन का प्रतिमान होती है, जो समाज और सामाजिक जीवन को भली या बुरी दशाओं में ले जाने की प्रबल सामर्थ्य रखती है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सका था। साहित्य का मूल यदि आनंद का अतिरेक है, उच्छलित आनंद के अतिरेक से उदित सृष्टि की सच्चा साहित्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाज जाल मनुष्य के दुर्गति हीनता और परशुमापेक्षता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजी दीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आत्माभिव्यक्ति की ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन पाती है। डॉक्टर नागेंद्र। साहित्य जनता की वाणी है, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है, प्रगति पथ में बढ़ने के लिए उसका मनोबल है, उनकी सौंदर्य चाह पूरी करने वाला साधन है। डॉक्टर रामविलास शर्मा बोले हैं। कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। अज्ञेय जी। आगे है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक धारा है। जयशंकर प्रसाद। साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। पंत जी। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। पंत जी।
कविता सबसे बड़ा परिग्रह है क्योंकि वह विश्व मात्र के प्रति स्नेह की स्वीकृति है। वह जीवन के अनेक कष्टों का उपेक्षा योग्य बना देता है क्योंकि उसका सृजन स्वयं महती वेदना है। वह शुष्क सत्य को आनंद में स्पंदित कर देता है क्योंकि अनुभूति स्वयं मधुर है। कथन है महादेवी वर्मा जी का। आगे है कि मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ अदृश्य कंकड़ियों के हस्तक्षेप से बचाने का नाम है कविता। ये पंक्ति किसकी है? केदारनाथ सिंह की। कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। धूमिल कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है धूमिल। आगे है काव्य हेतु। देखिए, काव्य हेतु का अर्थ है काव्य के उत्पत्ति का कारण, कि आखिर काव्य की उत्पत्ति का कारण क्या है। किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण को ही काव्य हेतु बोलते हैं। ठीक है, जिससे वो व्यक्ति क्या करे, काव्य की रचना करने में समर्थ हो, उसे काव्य हेतु बोलते हैं। ठीक है, बाबू गुलाब राय के अनुसार हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। ठीक है, मध्यकालीन आचार्यों में कुलपति ने सर्वप्रथम काव्य हेतु का विवेचन किया। आगे देखिए, काव्य हेतु जो होते हैं वो 3 प्रकार से किए जाते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास से। प्रतिभा के प्रकार 2 हैं। प्रतिभा के 2 भेद जो है वो रुद्रट ने किए हैं। एक तो है सहजा, माने जन्मजात उनमें क्या हो, प्रतिभा हो। ठीक है, और दूसरा होता है कि उत्पाधा, माने देवराधन से या मंत्र बल से या अध्ययन करने से उनमें क्या आ जाए, उनमें वो क्षमता आ जाए, उनमें वो प्रतिभा आ जाए। काव्य हेतु के बदले काव्यांग शब्द का प्रयोग करते हुए किस आचार्य ने लोक विद्या और प्रकीर्ण को काव्य हेतु स्वीकार किया? तो वामन। कौन? वामन। काव्य हेतु के विवेचना में राजशेखर की मौलिक उद्भावना शक्ति और प्रतिभा में भेद करना। ठीक है, इसमें क्या है कि शक्ति क्या है, व्यापक है, जबकि प्रतिभा क्या है, परिमित है। राजशेखर बुद्धि के 3 प्रकार माने हैं, एक तो स्मृति, एक मति और तीसरा प्रज्ञा। सहजा आचार्य और औपदेशिकी प्रतिभा के आधार पर कवियों की क्रमशः 3 कोटि, जो कि सारस्वत और अभ्यासिक और औपदेशिक का निर्धारण किसने किया? तो राजशेखर ने किया था। कौन? राजशेखर। आगे है कि शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्याम वेक्षनात् काव्य शिक्षा अभ्यास इति हेतु वस्तु ध्रुवेंद्र ववे। ये आचार्य मम्मट दिए हैं। प्रतिभा को काव्य निर्माण का एकमात्र हेतु मानने के कारण किस आचार्य को प्रतिभावादी कहा जाता है? तो पंडित राज जगन्नाथ को। प्रतिभा को नवोन्मुख उन्मेषशालिनी प्रज्ञा कहा तो भट्टतौत ने। प्रतिभा को अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा कहा अभिन्न गुप्त ने। लोको विद्या प्रकीर्ण काव्यांगनी वामन दिए हैं। आगे देखिए, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इनमें से प्रतिभा सर्वप्रमुख काव्य हेतु है, जिसे काव्यत्व का बीज माना जाता है। माने प्रतिभा रहेगा तभी काव्य जो है वो उत्पन्न हो सकता है। प्रतिभा के अभाव में कोई व्यक्ति काव्य रचना नहीं कर सकता है। यहाँ हम प्रमुख संस्कृति आचार्यों के काव्य हेतु से संबंधित मत कालक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। आचार्य भामा ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में स्वीकार किया है कि काव्य तो किसी प्रतिभाशाली द्वारा ही रचा जा सकता है। भामा प्रतिभा के साथ साथ व्युत्पत्ति माने शास्त्र ज्ञान एवं अभ्यास को भी काव्य हेतु में स्थान देने के पक्षधर हैं। आचार्य दंडी ने अपने काव्य ग्रंथ काव्यादर्श में काव्यादर्श में प्रतिभा अभ्यास और लोक व्यवहार एवं शास्त्र ज्ञान को काव्य हेतु के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है काव्य प्रयोजन। देखिए, काव्य प्रयोजन का अर्थ होता है
काव्य के उद्देश्य। काव्य के आधार पर हमें जो प्राप्त होता है उसे ही साहित्य प्रयोजन कहा जाता है। हर वस्तु का अपना विशिष्ट प्रयोजन होता है। साहित्य का सृजन एवं पठन अध्ययन भी स्वदेश से होता है। सृजक तथा पाठक साहित्य से विशिष्ट प्रयोजन की अपेक्षा रखता है। देश, कल और युग, प्रवृत्तियों, रुचियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप यह प्रयोजन बदलता रहा है। वैसे साहित्य का प्रयोजन उसके स्वरूप, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। भारतीय तथा पाश्चात्य दृष्टिकोण अनुसार इसमें भिन्नता देखी जा सकती है। भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक होने के कारण इसमें आध्यात्मिकता को आधार बनाकर काव्य प्रयोजन स्पष्ट किए गए हैं। जो पाश्चात्य दृष्टिकोण भौतिकतावादी होने के कारण वह भौतिक सुखों को प्रधानता देता है, ठीक है, क्योंकि वह भौतिकतावादी है। आगे देखिए, भारतीय विद्वानों द्वारा प्रस्तुत साहित्य प्रयोजन। संस्कृत के आचार्यों द्वारा प्रस्तुत साहित्य प्रयोजन। संस्कृत के आचार्यों ने सृजक तथा पाठक दोनों को दृष्टि में रखते हुए काव्य प्रयोजन पर विचार किया है। इस दृष्टि से सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का उल्लेख होता है, किंतु नाट्य शास्त्र में नाम के अनुरूप ही नाट्य प्रयोजन की चर्चा की गई है। भरत मुनि के अनुसार दुर्खार्ताना, श्रमर्ताना, शोकृताना, तपस्वी नाम विश्राम जनन लोके नाट्य में भेद त भविष्यति। अर्थात दुख, श्रम, शोक से आर्त तपस्वियों के विश्राम के लिए ही लोक में नाट्य का उद्भव हुआ है। अन्य एक स्थल पर काव्य प्रयोजनों की ओर इंगित करते हुए वे लिखते हैं कि धर्म, यश, आयु वृद्धि, हित साधन, बुद्धिवर्धन एवं लोकोपदेश ही नाट्य प्रयोजन है। आचार्य भरत के बाद आचार्य भामा काव्यालंकार में दो बातों को आधार बनाकर काव्य प्रयोजन की चर्चा करते हैं। पहला, कवि एवं पाठक को आधार मानकर। दूसरा, केवल कवि को आधार मानकर। कवि और पाठक को आधार मानकर काव्य प्रयोजन को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचम्भ्य कला सुच करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निवेशनम। अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कलाओं में विलक्षणता पाना, कीर्ति और आनंद की उपलब्धि ही काव्य का प्रयोजन है। जहाँ तक कवि का काव्य रचना के प्रयोजन से संबंध है, आचार्य भामा के अनुसार सत्य काव्य की रचना करके कवि यश की अमरता प्राप्त करता है। आचार्य दंडी ने वाणी का महत्व प्रतिपादित करते हुए काव्य रचना के दो प्रयोजन को स्वीकारा है। पहला, ज्ञान की प्राप्ति और दूसरा, यश की प्राप्ति। आचार्य वामन ने कर्ता की दृष्टि से काव्य प्रयोजन पर प्रकाश डाला है। इन्होंने दृष्ट और अदृष्ट रूप से काव्य के दो प्रयोजन माने हैं, प्रीति या आनंद की साधना एवं कवि को कीर्ति प्राप्त कराना आदि को काव्य प्रयोजन माना है। आचार्य रुद्रट ने सस्तर को अधिक महत्व दिया है। साथ ही वे अनर्थ नाश और अर्थ की प्राप्ति को भी काव्य का प्रयोजन मानते हैं। अनर्थ के नाश से पाठक और श्रोता सुख आनंद की प्राप्ति करता है। आचार्य आनंदवर्धन आनंद की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। दूसरे शब्दों में रसवादन को वे काव्य का प्रमुख प्रयोजन मानते हैं। आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य कुंतक आदि ने भी काव्य प्रयोजन पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। इन सभी में आचार्य मम्मट का दृष्टिकोण साम्यवादी रहा है। वे कहते हैं, काव्य यशोस्थ कृते व्यवहारविदे शिवेर्त छप्यते सध परिवर्ण निवेवर्ते काश्यांत समित योपदेश युजे। अर्थात काव्य का प्रयोजन यश, अर्थ प्राप्ति, व्यवहार की शिक्षा देना
और जीवन के शिव पक्ष की रक्षा करना है। इसका साथ स्वतः परिनिर्वृत्त अर्थात काव्य पढ़ते ही शांति अर्थात आनंद की प्राप्ति होती है तथा कांता पत्नी के समान उपदेश करना भी काव्य के प्रयोजन है। ठीक है, आधुनिक भरत मुनि से लेकर ठीक है आरंभिक जो मम्मट तक के विद्वान ने काव्य प्रयोजन को जिस रूप में स्वीकारा है वे निम्नानुसार है। ठीक है, निम्नानुसार दिया गया है। पहला है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति। जीवन की सफलता 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष में मानी गई है। आदिकालीन साहित्य का प्रयोजन अर्थ प्राप्ति रहा है। धर्म काम तथा मोक्ष लेखक और पाठक दोनों के लिए है। अर्थ प्राप्ति सृजन निष्ठ प्रयोजन है। मध्यकालीन हिंदी साहित्य के पूर्वार्ध अर्थात भक्ति काल में धर्म और मोक्ष प्रयोजन की रूप में रहे हैं तो उत्तरार्ध अर्थात रीति काल अर्थ के प्रति आग्रही रहा है। आधुनिक कालीन समाज में धर्म और मोक्ष की अपेक्षा अर्थ और काम की ओर अधिक झुकाव दिखाई देता है। दूसरा है यश प्राप्ति। देखिए, लगभग सभी संस्कृति आचार्यों ने यश प्राप्ति को साहित्य का प्रयोजन स्वीकारा है। आचार्य रुद्रट ने इस प्रयोजन पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। यश मनुष्य जीवन की उदात्त और सर्वोपरि कामना है। यश प्राप्ति की कामना हर कवि में होती है, अन्यथा प्रत्येक रचना के साथ कवि या लेखक अपना नाम न लिखता। आदिकाल रीतिकाल की रचना यश प्राप्ति के लिए लिखते रहे हैं। भक्ति काल के कवि भी यश कामना से रहित नहीं थे। आधुनिक रचनाकारों में भी यश कामना प्रबल रूप में विद्यमान है। प्राप्त यश प्रशंसा और अधिक लिखने के लिए प्रवृत्त करती है। चलिए आगे है व्यवहार ज्ञान। देखिए, आचार्य भरत मुनि, आरंभिक भामा और आरंभिक कुंतक तथा आचार्य मम्मट, ठीक है आचार्य भामा और आचार्य कुंतक, ठीक है, और आचार्य मम्मट इस प्रयोजन का प्रतिपादन करते हैं। यह पाठक निष्ठ प्रयोजन है। यह प्रयोजन जीवन के वास्तविक सत्य को पहचानने के लिए एक नई दृष्टि प्रदान करता है। अपने भौतिक यथार्थ का साक्षात्कार भी वह कराता है। चौथा है कि अमंगल का नाश। आचार्य मम्मट ने रिवेश तक छतरे के रूप में दैहिक और भौतिक अमंगल की नाश को साहित्य का प्रयोजन माना है। भक्तिकालीन कवि दैहिक दैविक और भौतिक अमंगल के नाश के लिए साहित्य का सहारा लेता है। धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस भी ग्रंथ पठन के बाद फल की लंबी सूची प्रस्तुत करता है। वैसे आज के वैज्ञानिक युग में इस प्रयोजन की कोई विशेष प्रासंगिकता नहीं रही है। मात्र मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मानसिक असंतुलन से मुक्ति तथा सुधारवादी दृष्टि से सामाजिक अमंगल का नाश साहित्यिक प्रयोजन कहे जा सकते हैं। आगे है पांचवा की आनंद प्राप्ति। इसे भी लगभग सभी संस्कृत आचार्यों ने काव्य का प्रयोजन माना है। आनंद प्राप्ति को काव्यानंद द्विविध प्रयोजन है। सृजन की प्रक्रिया के दौरान सृजक तथा पठन अवसाधन के दौरान पाठक इसके अधिकारी होते हैं। काव्य आनंद को ही ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। सृजनात्मक तथा आनंद भौतिक सुखानुभूति से नितांत भिन्न होता है, इसलिए उसे अलौकिक आनंद भी कहा जाता है। आगे है कांता समित योपदेश युजे, अर्थात मम्मट ने यह लेखक निष्ठ प्रयोजन माना है। पत्नी के समान मधुर उपदेश देना भी काव्य का एक प्रयोजन है। मध्यकालीन एवं अन्य संतों की रचनाएं भी इसी कोटि में आती है। जिस प्रकार पत्नी का उपदेश सीधा न होकर मधुर भाषा में तथा प्रच्छन्न रूप में होता है, उसी प्रकार साहित्यकार का भी उपदेश होता है। संक्षेप में भारतीय आचार्य आनंद और आह्लाद को साहित्य का प्रमुख प्रयोजन मानते हैं तथा अपने युगीन साहित्य तथा परिवेश के अनुरूप साहित्य की प्रकृति के अनुकूल अन्य प्रयोजनों को भी समाविष्ट करने का प्रयास हुआ।
हिंदी के विद्वान द्वारा प्रस्तुत साहित्य प्रयोजन। देखिए, हिंदी के विद्वानों ने भी साहित्य के प्रयोजनों पर विस्तार से विचार किया है। भक्तिकालीन भक्त कवियों की रचनाओं में भी साहित्य प्रयोजनों की ओर संकेत किया गया है। संत कबीर लोक मंगल के समर्थक रहे हैं। तुलसीदास की रचनाएं स्वतः सुखाए रही है, अर्थात आनंद और लोक मंगल उनका काव्य प्रयोजन रहा है। सूरदास तथा अन्य कृष्ण भक्त कवि आनंद को भी महत्व देते हैं, अधिक महत्व देते हैं। ठीक है। रीतिकालीन कवियों ने काव्य प्रयोजन के संबंध में कोई मौलिक उद्भावना व्यक्त नहीं की है। संस्कृत के काव्य शास्त्र मतों को ही उन्होंने दोहराया है। आधुनिक काल के विद्वानों पर संस्कृत तथा पाश्चात्य विचारकों का प्रभाव दिखाई देता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी आनंद और ज्ञान प्राप्ति को काव्य प्रयोजन मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य प्रयोजन के रूप में लोक मंगल की भावना और आनंद तथा रस को माना है। कविवर अध्यया प्रसाद सिंह ने सरसता और मुग्धता, ज्ञान और नित्योपदेश और आनंद को काव्य प्रयोजन माना है। कविवर मैथिली शरण गुप्त मनोरंजन और उपदेश ज्ञान को महत्व देते हैं। जयशंकर प्रसाद मनोरंजन और शिक्षा का काव्य प्रयोजन मानते हैं। छायावादी कवियों ने मनोरंजन तथा शिक्षा को साहित्य प्रयोजन माना है। प्रगतिशील रचनाकार प्रेमचंद्र के अनुसार साहित्य के 3 लक्ष्य हैं: प्रकृति, मनोरंजन और उद्घाटन। अन्य प्रगतिशील रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध ने साहित्य का उद्देश्य सांस्कृतिक परिष्कार माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लोक मंगल पर बल दिया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।